नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और ये स्टूडेंट्स, स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टूडेंट्स, आपके लिए हम पिछले कई दिनों से कुछ न कुछ टॉपिक पर वीडियो ला रहे हैं और इंग्लिश पर काफी वीडियो लाए जा चुके हैं और सामान्य अध्ययन पर भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, पिछले क्रम में हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके डिफरेंस को पढ़ रहे थे और आज भी हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक चल रहा है ये आपके 11th-12th के राजनीति विज्ञान के लिए, कक्षा 9 और 10 की समाज विज्ञान के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका आरएएस हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे कांस्टेबल का एग्जाम हो और चाहे आप एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने इसके लिए पर्टिकुलरली 3 वीडियोज, दूसरा 2 वीडियो बन चुके हैं, तीसरा वीडियो प्रोग्रेस में है। हो सकता है चौथे वीडियो की जरूरत पड़ जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी हम तीसरे वीडियो में हमारी बात को समाप्त करेंगे, हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन हो सकता है कि अगर बातें पूरी नहीं हो पाई तो हम चौथे वीडियो को भी लेके आए। लेकिन ये स्टूडेंट्स, इसको लाने का उद्देश्य यही है कि हम इनके सारे कंसेप्ट को और जो कंफ्यूजन है उनको दूर करना चाहते हैं, ताकि आप जब एग्जाम में आप जाते हैं, चाहे वो आपका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम हो और चाहे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। 4 ऑप्शन देख करके आप कंफ्यूज ना हो। और यदि आपका डेस्क्रिप्टिव आंसर आता है तो वहां भी आपके दिमाग में एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो कि भाई हमको राष्ट्रपति के बारे में ये लिखना है, राज्यपाल के बारे में ये लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यही उद्देश्य से हमने ये वीडियो बनाए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम जो जिस उद्देश्य से ये वीडियो बना रहे हैं उस उद्देश्य में हम सफल होंगे। ये स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बीच अंतर। उस अंतर में हम पहले विधायी शक्तियों में अंतर को पढ़ चुके हैं, कार्यपालिक शक्तियों में जो अंतर है उनको हम पढ़ चुके हैं ये स्टूडेंट्स। और अब हम जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की जो अंतर है उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो न्यायिक शक्तियों में अंतर है उसकी चर्चा करेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इस एरिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के साथ हम एक नया सेगमेंट भी शुरू कर रहे हैं। हम प्रतिदिन 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, मोस्टली पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपके साथ आपको शेयर करेंगे। ये स्टूडेंट्स, जब वीडियो का एंड होगा, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला होगा, उस समय हम वो 5 क्वेश्चन लेके आएंगे और जो सबसे पहले उन क्वेश्चनों का जवाब देगा उसको विजेता घोषित किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, छोटे छोटे टेस्ट आपके इसी माध्यम से हो जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको धीरे धीरे इतने स्टोर हो जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपके सामने वो प्रश्न पहले से ही होंगे। आपको याद आएगा, अरे ये तो सर ने वीडियो में बताया था और ये प्रश्न तो बैठ गया। तो ये स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि आपको हर तरह से तैयार करें। अगर कोई डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो उसमें भी आप तैयार रहें और अगर कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उसमें भी आप तैयार रहें। तो ज्यादा टाइम खराब न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के बीच क्या अंतर है शक्तियों के मामले में। ये स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम वित्तीय शक्ति की चर्चा करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आज का बोर्ड जो है वो अलग, आपको जो आमतौर पर जो बोर्ड दिखाई देता था पिछले वीडियो में दिखाई देता था उस तरह का नहीं है, क्योंकि एक ही बोर्ड में सारी चीजों को लाना थोड़ा सा कठिन काम था और उसी वजह से राइटिंग में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। जो साफ राइटिंग दिखाई देती थी आपको पिछली वीडियोज में, उसमें और आज में अंतर है, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ कोशिश की गई कि एक ही बोर्ड पर आपकी सारी चीजें आ सके। तो ये स्टूडेंट, समझने का प्रयास करना, जहां भी कोई अस्पष्टता है आप मेरी आवाज को सुन करके समझ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि वास्तव में लिखा क्या है। ये स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां जो हैं आप यहां पर देख लीजिए, 5 वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं और 5 ही वित्तीय शक्तियां आपके राज्यपाल के पास हैं। तो यहां पर इनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने राष्ट्रपति की शक्तियां याद कर ली, वित्तीय शक्तियां, तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां स्वतः ही याद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है संसद में बजट रखवाना। अब ये यहां पर जितने भी बिंदु लिखे गए हैं ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं, शॉर्टकट में लिखे हुए हैं, इनका थोड़ा सा विस्तारित रूप आपको समझना जरूरी है। पहला पॉइंट कहता है संसद में बजट रखवाना। संसद में बजट रखवाने का आशय यह है डियर स्टूडेंट्स कि जब भी आप संसद में बजट रखा जाता है तो राष्ट्रपति की सहमति से और राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। जैसे संसद में बजट राष्ट्रपति की अनुमति से और राष्ट्रपति की सहमति से रखा जाता है, वैसे ही राज्यों में राज्य की जो विधानसभा होती है, यहां पर 20 लिखा हुआ है शॉर्टकट में, इसका मतलब है विधानसभा।
तो राज्य की विधानसभा में बजट जो रखा जाता है वो राज्यपाल की अनुमति से ही रखा जाता है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात डियर स्टूडेंट देखिए, धन विधेयक जो होता है जिसको इंग्लिश में मनी बिल बोलते हैं, उस मनी बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही रखा जा सकता है और राज्यों में उस मनी बिल को राज्यपाल की अनुमति से ही रखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के बिल होते हैं, एक तो मनी बिल जिसको धन विधेयक बोलते हैं और एक आपका फाइनेंस बिल जिसको वित्त विधेयक बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स ये बहुत ही टेक्निकल चीज है और आज के हम इस वीडियो में इसको थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा और हम हमारे टॉपिक से छूट जाएंगे। किसी दिन अलग से एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि मनी बिल यानी जो धन विधेयक होता है और जो फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक होता है उन दोनों में क्या अंतर है। इस पर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही पारित हो पाता है, उसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक पारित हो पाता है। तीसरा बिंदु है आपका अनुदान की मांगे को स्वीकृत कराना। ये राष्ट्रपति का तीसरा वित्तीय पावर है और इसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल को अनुदान की मांगों को स्वीकृत कराने का काम होता है। ये स्टूडेंट्स यहां पर ये समझ लीजिए कि अनुदान की जो मांगे होती हैं, अनुदान की मांगों की क्या होता है, ये जब बजट जो है समाप्त होने वाला हो या बजट पारित करने की स्थिति में सरकार ना हो तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए कुछ खर्चों को चलाने के लिए या बजट अगले बजट में को पास करने में समय हो लेकिन सरकार को तुरंत वित्त की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में अनुदान की मांगे लाई जाती हैं। इन अनुदान की मांगों को स्वीकृत करने की शक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति के पास होती है केंद्र में और राज्यों में राज्यपाल के पास होती है। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, दोनों ही जो आपके बड़ी पोस्ट है, इधर केंद्र में राष्ट्रपति और आपके राज्यों में राज्यपाल। फिर चौथा बिंदु आपका है आकस्मिकता निधि। राष्ट्रपति का अधीन रहती है और इधर राज्यों में भी आकस्मिकता जो निधि होती है वो राज्यपाल के अधीन होती है। अब ये आकस्मिकता निधि क्या है? ये स्टूडेंट्स आकस्मिकता निधि को जो है इंग्लिश में बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड और कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है, देखिए ये भी दो प्रकार के फंड होते हैं, ये भी आपको बहुत ही टेक्निकल वर्ड है दोनों। एक दो प्रकार के फंड होते हैं, एक तो आपका कंटिजेंसी फंड, कंटिजेंसी फंड का मतलब होता है आकस्मिकता निधि और एक आपका होता है कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड का मतलब समेकित कोष, संचित कोष। दो तरह के कोष होते हैं, एक तो कंटिजेंसी फंड यानी आपका आकस्मिकता निधि और एक आपका होता है कंसोलिडेटेड फंड यानी आपका समेकित कोष, संचित कोष। ये दो प्रकार के कोष होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। इसके लिए भी जब हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, इस प्रकार के जो टेक्निकल वर्ड हैं जिनमें विद्यार्थी कंफ्यूज होता है उस समय इसको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि दो प्रकार के फंड होते हैं, एक आपका आकस्मिकता फंड जिसको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं और एक आपका कंसोलिडेटेड फंड जो आपका समेकित कोष होता है। फिलहाल के लिए आपको ये जानकारी बता देते हैं कि जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है वो आपके जो है इस प्रकार का फंड होता है कि आकस्मिक रूप से अचानक जरूरत पड़ जाए पैसे की तो उसको कैसे उसकी व्यवस्था कैसे होगी, संसद से अनुमति लेंगे, उसमें काफी टाइम लगेगा। इसलिए एक इमरजेंसी के लिए आकस्मिक रूप से यूज करने के लिए आपकी कंटिजेंसी फंड होता है और एक आपका कंसोलिडेटेड फंड होता है जो समेकित कोष होता है जिसको संसद की अनुमति से पारित किया संसद की अनुमति से निकाला जा सकता है। वो होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड यानी समेकित कोष, संचित कोष। अब जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है उसका मतलब ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को यात्रा पर कोई जा रहा है, अजमेर की यात्रा पर, जयपुर की यात्रा पर जा रहा है तो उसकी जेब में हमने कुछ रुपए रख दिए कि भाई इमरजेंसी पड़े तो आप इसको खर्च कर लेना और आप उसके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उसको आप समेकित कोष मान सकते हैं। ये एक प्रकार का एग्जाम्पल है लेकिन यहां पर ये बेहतर नहीं है। आप केवल इतना समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के पास आकस्मिक खर्चों के लिए जो फंड होता है उसको आपके कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, उस पर पूरा पावर राष्ट्रपति के पास होता है। उसी प्रकार से राज्यों में जो आपका कंटिजेंसी फंड होता है उस पर पूरा अधिकार राज्यपाल का होता है और जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, समेकित कोष होता है जिस पर हमारे सारे वेतन भत्ते भारित होते हैं, हमारे जितने बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उन सबके वेतन भत्ते उस पर भारित होते हैं, उसको संसद की अनुमति से ही उसमें से पैसे निकाले जा सकते हैं। उसको कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, उसको समेकित कोष बोलते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इस तरह की ये चौथी आपकी जो पावर है आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड राष्ट्रपति के अधीन होती है और इधर राज्यों में राज्यपाल के अधीन होती है। इसके बाद अगला है वित्त आयोग का गठन। ये स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले बताया था कि वित्त आयोग जो होता है राज्यों में ही वित्त आयोग होता है और
आपके राष्ट्रीय स्तर पर ही वित्त आयोग होता है। अब ध्यान रखिए, फाइनेंस कमीशन जो होता है हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। जो केंद्र में वित्त आयोग होता है उसका भी 5 साल में गठन होता है, और जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका भी 5 साल में गठन किया जाता है। अब इनके जो काम है उनमें डिफरेंस है। जो केंद्र में वित्त आयोग होता है वो क्या नाम से राज्यों के बीच और केंद्र के बीच वित्त का बंटवारा कैसे किया जाए, जो पैसा है उसका किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको तय करने का काम वित्त आयोग करता है, केंद्र वाला। और आपका जो राज्य वित्त आयोग होता है वो क्या नाम से जो पंचायतें होती हैं आपकी, जिला परिषद होती हैं आपकी, उनके लिए वित्त का बंटवारा कैसे किया जाए उसका निर्णय करने का काम राज्य वित्त आयोग करता है। दोनों का गठन 5 साल के लिए होता है। 5 साल प्रति 5 साल में होता है, प्रति जो है 5 वर्ष में होता है। लेकिन इसका गठन जो है वो राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, और इधर आपके राज्यपाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 पावर्स हैं। एक बार दोबारा नटसेल में आपके दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। नंबर 1 तो आपका जो बजट होता है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बिना पास नहीं हो सकता है। नंबर 2 आपका जो अनुदान की मांगे होती हैं, जो इमरजेंसी जो बजट पारित नहीं कर सकती सरकार और उसको एकदम आवश्यकता पड़ गई है, या बजट जो है समाप्त होने वाला है लेकिन फिर भी पैसे की आवश्यकता पड़ रही है, तो अनुदान की मांगे ली जाती हैं। इनके लिए भी राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति बहुत आवश्यक होती है। नंबर 3 आपका जो कंटेंजेंसी फंड होता है, आपको 2 तरह के फंड बताए गए थे। एक तो आपका कंटेंजेंसी फंड होता है जो आकस्मिक निधि के लिए, जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, आकस्मिकता निधि, जो इमरजेंसी के लिए होता है, वो भी के नाम से राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति से ही हो सकता है। और चौथा आपका होता है कि जो आपके धन विधेयक होता है, धन विधेयक को राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से ही पारित किया सकता है। और आपका वित्त आयोग जो होता है, जो वित्त फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग होता है, इन वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम पावर्स हैं, बस अंतर इतना सा है, केंद्र में राष्ट्रपति इनका यूज करते हैं और राज्यों में राज्यपाल इनका यूज करते हैं। बाकी दोनों की संरचना, दोनों के कार्य एक जैसे हैं। तो आप अगर राष्ट्रपति का याद कर लेते हैं मैटर, तो राज्यपाल की आपका मैटर याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो है थी वित्तीय पावर जो आपके केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती हैं और राज्यों में राज्यपाल के पास होती हैं। इसके अलावा जो आपकी न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास होती हैं, तो उनको हम देखते हैं। जुडिशियल जो पावर होती हैं उसमें ये समझना जरूरी है कि जुडिशियल पावर जो है, न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है। पहले तो सामान्य बातें समझ लीजिए कि राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है, क्षमा करें, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या हैं और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या हैं। देखिए, न्यायिक शक्तियों का मतलब है कि जुडिशियरी में जो न्याय व्यवस्था है हमारे देश, उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या रोल रहता है, और उसी प्रकार से जो आपकी न्याय व्यवस्था है हमारे देश के अंदर, उसमें राज्यपाल का क्या रोल रहता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने कुछ आपको शुरुआत में ही राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां बताई थी उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी पावर ये होती है कि वो हमारे देश के जो सबसे बड़े पद, न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो पद है, जो आपका सीजीआई का पद है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपका जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो सबसे बड़ी पावर तो ये है। और हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सहमति से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं केंद्र के अंदर। और यहां पर यह याद रखने वाली बात है, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि राज्यों में फिर राज्यपाल नियुक्ति करते होंगे न्यायाधीशों की। नहीं, राज्यों में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ये याद रखना है आपको। यहां पर आपको एग्जाम में घुमाया जा सकता है कि राज्यों, केंद्र में आपके जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राज्यों में राज्यपाल उस प्रकार की नियुक्ति नहीं करते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हाँ, उस राज्य के राज्यपाल, उस राज्य के जो आपका हाई कोर्ट है, आपका जो उच्च न्यायालय है, उसके मुख्य न्यायाधीश की उसमें सहमति ली जाती है, उनकी राय ली जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति करते हैं। यहां पर यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। दूसरी बात यह है कि दो एक जैसी पावर होती है, केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्यों में राज्यपाल के पास, और वो ये होती है कि आपके अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद
24 के तहत जो आपके राष्ट्रपति हैं क्षमा करें, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, जो आपके मुख्य जो आपके न्यायाधीश हैं, उनसे वो सलाह ले सकती हैं, परामर्श ले सकती हैं। उसी प्रकार से राज्य में भी जो आपके उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश से राज्यपाल परामर्श ले सकते हैं। तो इस प्रकार की उनके पास पावर होती है, इसमें समानता होती है। और जो पहली है नियुक्त करने की शक्ति, वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास वो नियुक्त करने की शक्ति नहीं होती, वो केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है। एक तो ये न्यायिक शक्ति हो गई। एक सबसे इंपोर्टेंट न्यायिक शक्ति जो होती है वो होती है क्षमादान करने की शक्ति। किसकी शक्ति? क्षमादान करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराधी को क्षमा करने की शक्ति होती है, और वो शक्तियां 5 प्रकार की होती हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्षमादान की जो शक्ति है वो 5 प्रकार की होती है। पहले इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं और इसके बाद उनका हिंदी अनुवाद दे रखा है। इंग्लिश वर्ड्स को लेने का उद्देश्य ये है कि आपको ये याद हो जाए। देखिए इसमें पहला जो शब्द है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरा जो शब्द है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा शब्द आर से स्टार्ट हो रहा है, चौथा शब्द आपका फिर आर से स्टार्ट हो रहा है, और 5वां शब्द फिर आर से स्टार्ट हो रहा है। इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, PCR3। ये आपके केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले आप याद करते हैं उसी प्रकार से इस फॉर्मूले से याद कर लीजिए, PCR3। अब आपको P से पार्डन, C से कम्यूटेशन, R से रेमिशन, और फिर R से रेस्पाइट, और फिर R से रेप्राइड। ठीक है, अगर विद्यार्थी को इंग्लिश में दिक्कत आ रही है तो फिर आप हिंदी में उनका अनुवाद देख लीजिए। पी से जो पार्डन है उसका मतलब क्षमा कर देना। अब इसको समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। याद आप कैसे भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में कर सकते हो, और दोनों में कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहली चीज है क्षमा करना। क्षमा करने का आशय ये है कि राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को, वो उसको कैसा भी कठोर से उसको कठोर कारावास दे दिया गया हो, यहां तक कि मृत्युदंड की सजा भी दे दी गई हो, तो भी राष्ट्रपति उनको पूरी तरह से माफ कर सकते हैं। और इसका आशय ये होता है कि इस प्रकार का कोई अपराध हुआ ही नहीं है, यानी पूरी तरह से माफ कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ये पावर है। ठीक है, नंबर 2 पावर है कम्यूटेशन। अब ध्यान दीजिए, हिंदी अनुवाद में दिक्कत पैदा हो रही है। यहां पर लिखा हुआ है कम्यूटेशन का मतलब लघुकरण। अब विद्यार्थी के दिमाग में ये बात आएगी, लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और करण का मतलब करना। लघुकरण का मतलब छोटा कर देना। यहीं पर आपसे गलती होने वाली है। लघुकरण भले ही उसका अर्थ लघु का मतलब छोटा होता है, लेकिन यहां पर लघुकरण का मतलब है उस जो सजा दी गई है उसका रूप बदल देना, उसकी प्रकृति बदल देना। किस प्रकार से? जैसे किसी व्यक्ति को सजा दी गई है कि इसको 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको 7 साल के कठोर कारावास की जगह 7 साल के साधारण कारावास, या जो आसानी से हो सके, जिसमें कठोर सजा का प्रावधान न हो, आपका वो इस प्रकार का कारावास दे सकती है। यानी उसका रूप बदल दिया। 7 साल की सजा है, उसमें भी कठोर कारावास में भी 7 साल की सजा है, और आपके बिना श्रम के कारावास जो है उसमें भी 7 साल की सजा है। अंतर सिर्फ इतना है कि रूप बदल दिया गया है, लघु नहीं किया गया है। लघुकरण का मतलब समझ लेना, लघुकरण का मतलब रूप बदलना। फिर आपका तीसरा है रेमिशन यानी परिहार। परिहार का मतलब होता है, यहां पर आप समझ लीजिए, रेमिशन का मतलब हो गया परिहार। परिहार का मतलब अवधि को कम कर देना। जैसे किसी को 4 साल की सजा मिली हुई है तो उस 4 साल की सजा की जगह उसको 2 साल की सजा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे किसी भी अपराधी को 10 साल की सजा दी गई है तो उसकी राष्ट्रपति कह सकते हैं कि इनकी सजा 10 के स्थान पर 5 साल की जाती है। ये इसको बोलते हैं परिहार। तो ये लघुकरण और परिहार शब्द से आप बिल्कुल इस पर समझ लें, क्योंकि ये शब्द आपको घुमा सकते हैं। आपके दिमाग में लघुकरण का मतलब छोटा करना हो सकता है, नहीं, लघुकरण का मतलब उसका रूप परिवर्तित करना है। इसकी जो हिंदी अनुवाद है या इसका जो अर्थ है उस पर ध्यान न दें। फिर आपका चौथा है रेस्पाइट यानी विराम। विराम का मतलब क्या होता है? अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना होता है। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, रुक जाओ। लेकिन यहां पर रुकना नहीं है कि सजा रुक गई, नो। अब इसमें यह होगा कि आपका जो आपका दूसरा बिंदु है, यानी रूप बदल देना, प्रकृति बदल देना सजा की। कठोर कारावास जो दिया था उसको सरल कारावास में बदल दिया, या बिना श्रम के कारावास में बदल दिया। इसमें सश्रम कारावास से सरल कारावास में आपने बदल दिया, या उसको जो है सश्रम का बिना श्रम के कारावास में बदल दिया, यानी रूप बदल दिया। तो वो आपका क्या कहलाएगा? कम्यूटेशन कहलाएगा।
और आपका जो उसकी अवधि कम कर दी उसको बोलेंगे परिहार। और इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, ये वाला जो है जो आपका दूसरा है और तीसरे को भी अगर मिक्स कर लिया जाए तो ये चौथा बनता है। यानी इसमें क्या करते हैं, दोनों काम एक साथ होते हैं। एक तो उसका रूप बदला जाएगा, जो आपको कठोर कारावास दिया गया है उसकी जगह आपको जो है बिना श्रम वाला कारावास दिया जा सकता है, और साथ ही साथ जो आपको 10 साल का है उसके स्थान पर 5 साल का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए किसी व्यक्ति को 20 साल का सश्रम कारावास दिया गया है और उसी व्यक्ति के लिए राष्ट्रपति 20 साल के स्थान पर 10 साल का कारावास कर रहे हैं, और उस कारावास को भी कैसा कर दिया, बिना श्रम के। तो देखो रूप भी बदल गया और उसकी अवधि भी घट गई। तब ये आपका क्या कहलाएगा, तब ये आपका कहलाएगा विराम। क्या कहलाएगा, विराम, जिसको रेस्पाइट बोलते हैं। तो ये शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। और इसके बाद आपका 5वां है रिप्राइव यानी प्रविलंबम। प्रविलंबन का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोक देना। यानी राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की पावर्स होती है राष्ट्रपति को क्षमा करने की। और अब यहां पर राज्यपाल की भी क्षमा करने की शक्तियों को देख लिए। राज्यपाल जो है वो 2 जगह पर यानी 2 बातों पर जो है वो क्या नाम से राष्ट्रपति की समकक्ष नहीं है। पहली बात तो राज्यपाल कभी भी मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकती। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। मृत्युदंड का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं। और दूसरी बात यह है, अगर कोई सैन्य मामला है, सेना संबंधी कोई मामला है, उसमें सजा मिली हुई है, तो उसमें भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला हुआ है तो उसमें भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। और यदि किसी व्यक्ति को सैन्य मामले में सजा मिली हुई है तो उसमें भी राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकते। बाकी और सब काम कर सकते हैं। तो ये 2 मुख्य बातें याद रखनी है। राज्यपाल एक तो मृत्युदंड को कभी भी क्षमा नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि सैन्य मामलों में अगर कोई सजा मिली हुई है तो उसमें भी राज्यपाल कोई भी माफी नहीं दे सकती। ये 2 डिफरेंस है राष्ट्रपति के और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बीच। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात जो हम यहां पर करना चाहेंगे वो है राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है और एक स्पेशल पावर राज्यों में राज्यपाल के पास होती है। देखिए बोर्ड पर मैंने बॉक्स में कर दिया है। देखिए विद्यार्थियों, ये है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और इधर दे रखे है विवेकाधीन शक्तियां। इसमें दोनों में क्या है, पहले तो हम राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद जो आपके देश में पहले चल रहा था, अनुच्छेद जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 था, भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसके तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। उसी को हमारे संविधान में लिया गया है और भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अब ये ऑर्डिनेंस जो होता है, अध्यादेश जो होता है, वो क्या चीज होती है? अध्यादेश ये होता है कि जब कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाए और ऐसा लगे कि ये कानून या इस प्रकार का कोई आदेश या कोई कानून पारित करना बहुत आवश्यक हो गया है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो विशेष परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। अब बात ये होती है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी कर दिया है तो फिर संसद का क्या रोल रहेगा? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि संसद का रोल ये रहता है, अगर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो जो है 6 सप्ताह के भीतर कितने 6 सप्ताह के भीतर या जब भी संसद की बैठक होती है उसमें अध्यादेश पर फैसला होता है। अब अध्यादेश पर संसद फैसला 3 तरह से कर सकती है। पहली बात तो संसद उसको स्वीकृत कर देगी। पहले नंबर पे अगर उसने स्वीकृत कर दिया तो स्वतः ही वो अपने आप कानून बन जाता है। अगर संसद के दोनों सदनों ने उस अध्यादेश को स्वीकृत कर दिया तो अपने आप वो कानून बन जाता है। दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि संसद जो है वो उस कानून को, उस अध्यादेश को जो राष्ट्रपति ने जारी किया है उसको अस्वीकृत कर सकती है, और अगर संसद उसको अस्वीकृत कर देती है तो स्वतः ही वो कानून समाप्त हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि संसद उस पर कोई फैसला नहीं लेती है, ना तो स्वीकृत करती है और ना ही अस्वीकृत करती है। ऐसी स्थिति में उस विधेयक का क्या होगा या उस अध्यादेश का क्या होगा? तो उसका यह होगा कि वो 6 सप्ताह तक के लिए वैध रहेगा।
और इस प्रकार से दोबारा फिर अध्यादेश अगर जारी हो गया, वही के वही अध्यादेश जारी हो गया, तो फिर 6 माह के लिए वैलिड हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनी नहीं तो बार बार वो अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए वैध रहेगा। परंतु ध्यान रहे कि 6 माह से अधिक तक कोई भी अध्यादेश जो है आगे नहीं रहेगा। 6 माह के बाद वो अध्यादेश नहीं रहेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपके पास एक और जो है, जो विधायी संबंधी एक शक्ति जो है आपके इंपोर्टेंट है, वो होती है वीटो पावर। ये आपको ध्यान रखना है। वीटो पावर जो है वो भी बड़ी इंपोर्टेंट पावर है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। कहने का मतलब क्या होता है कि अगर संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया है, संसद ने कोई विधेयक पारित कर दिया है, तो राष्ट्रपति उस पर कई प्रकार के फैसले ले सकते हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति उसको जो है पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। अगर पुनर्विचार को वापस भेज दिया है और वापस भेजने के बाद फिर से दोबारा संसद उसको पारित कर देती है, तो फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। और अगर राष्ट्रपति ने चाहा कि नहीं, मैं इसको वापस भी नहीं भेज रहा और इस पर स्वीकृति भी नहीं दे रहा, मतलब इस विधेयक को मैं स्वीकृत भी नहीं कर रहा और इसको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी नहीं भेज रहा हूं, तो फिर राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो 3 प्रकार के वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 वीटो होता है आपका आत्यांतिक वीटो, यानी एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति पूरी तरह से उसको अस्वीकृत कर सकते हैं, उस विधेयक को बिल्कुल अस्वीकृत कर सकते हैं। ये कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो। अब ये एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, उस एब्सोल्यूट वीटो में शर्त भी लागू है। उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि उस एब्सोल्यूट वीटो को राष्ट्रपति तभी यूज में ले सकता है जब वह विधेयक जो संसद से आया है वो किसी प्राइवेट मेंबर ने उसको भेजा हो, मंत्री परिषद ने ना भेजा हो, किसी निजी सदस्य ने, यानी जो सरकार का अंग सदस्य, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, मंत्री परिषद से नहीं आता, उसकी तरफ से अगर प्राइवेट मेंबर ने इसको बिल को भेजा है, तो फिर वो के नाम से उस पर एब्सोल्यूट वीटो लागू हो सकता है। और दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन ये है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है यदि मंत्री परिषद बदल गई हो। मतलब अगर मान लीजिए वो विधेयक पास होके आया, जब तक मंत्री परिषद पूरी तरह से चेंज हो गई, तो फिर राष्ट्रपति चाहें तो उस पर एब्सोल्यूट वीटो ला सकते हैं, यानी उस पर कोई फैसला नहीं करेंगे उसको बिल्कुल अस्वीकार कर देंगे उस एब्सोल्यूट वीटो का यूज करते हुए। लेकिन उसकी 2 कंडीशन है, एक तो प्राइवेट मेंबर के द्वारा वो बिल लाया गया हो, या फिर मंत्री परिषद पूरी तरह से बदल गई हो। तो एक तो आपके होता है कि एब्सोल्यूट वीटो, यानी पूरी तरह से उसको नकार देना, अस्वीकृत कर देना। दूसरी बात, दूसरा प्रकार का जो वीटो राष्ट्रपति के पास होता है वो होता है आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी जेब में रख सकता है और जेब में रख सकता है और रख सकता है, और जब तक चाहे तब तक के लिए रख सकता है। संसद में, आप हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय तक के लिए उस विधेयक को अपनी जेब में रख सकते हैं, यानी उस विधेयक को ठंडे बस्ती में डाल के रख सकते हैं अपनी जेब में। वो विधेयक फिर कभी आ ही नहीं सकता। ये पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है, जिसको जेबी वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं। ध्यान रहे, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी वो पॉकेट वीटो होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस बात पर आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो यूज करने का अधिकार तो होता है, लेकिन वो सिर्फ 10 दिन तक उस विधेयक को अपनी जेब में रख सकते हैं। इसके बाद उनको विधेयक को पारित करवाना ही पड़ेगा। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ये बहुत बड़ी पावर है कि वो किसी भी विधेयक को अपनी जेब में रख सकते हैं और एक लंबे समय तक अपनी जेब में रख सकते हैं, यानी उसको विधेयक को ठंडे बस्ते में डलवा सकते हैं। और तीसरी पावर जो है आपकी वीटो की, एक तो एब्सोल्यूट वीटो आपको बताया, एक पॉकेट वीटो बताया, और एक आपका जो होता है वो होता है आपका सस्पेंशन वीटो। सस्पेंशन वीटो का मतलब होता है निलंबनकारी वीटो, यानी कुछ समय के लिए वो रोक सकते हैं, लेकिन अगर इसके बाद उस विधेयक को पारित करवाना ही पड़ता है। तो 3 तरह के आपके वीटो होते हैं राष्ट्रपति के पास। एक तो आपका एब्सोल्यूट वीटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डियर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी देखिए। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है गैर सरकारी, यानी गैर सरकारी का मैंने बताया था आपको, प्राइवेट मेंबर के द्वारा अगर कोई बिल लाया गया है तो उसको राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं, यानी बिल्कुल नकार सकते हैं। और एक आपका होता है मंत्री परिषद अगर बदल गई हो, यहाँ पर शॉर्ट में वो शब्द लिखे हुए हैं,
क्योंकि यहाँ पर लिख पाना संभव नहीं था। मंत्री परिषद का मतलब ये है कि अगर मंत्रिमंडल पूरी तरह से बदल गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पर एब्सोल्यूट वीटो ला सकते हैं, उसको बिल्कुल नकार सकते हैं। दूसरा आपका है सस्पेंसिव वीटो, यानी निलंबनकारी वीटो, यानी इसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, जो भी आपको बताया था। और तीसरा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब यहां लिखा हुआ अनंत काल के लिए, लंबे समय तक के लिए, जब तक चाहे जब तक के लिए पॉकेट वीटो को यूज कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में सिर्फ 10 दिन के लिए होता है। तो ये आपकी कुछ कंडीशन है। अगर कोई विधेयक पर राष्ट्रपति असहमत हो जाते हैं तो 3 तरह के वीटो यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि राष्ट्रपति के पास तो ये सारी पावर है, क्या राज्यपाल के पास भी इस प्रकार की पावर है? क्या राज्यपाल भी इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल भी इस प्रकार की शक्तियों का यूज कर सकते हैं। पहली बात तो राज्यपाल किसी विधेयक को जो विधानसभा से पारित हुआ है, विधानमंडल से पारित हुआ है, उसको स्वीकृति दे सकते हैं। अगर वो स्वीकृति नहीं देना चाहते हैं तो उनके पास फिर 2 तरह की कंडीशन है, एक तो साधारण कंडीशन और एक विशेष कंडीशन। अगर साधारण कंडीशन है यानी कोई विधेयक से वो असहमत हैं तो उसके लिए उनके पास क्या स्टेप है? देखिए, उनके पास ये स्टेप है कि वो पुनर्विचार के लिए, किसके लिए? पुनर्विचार के लिए वो आपके राज्य के विधानसभा को, जहां पर विधानसभा है वहां पर विधानसभा को, और जहां पर दोनों सदन है वहां पर राज्य विधानमंडल को, जिसमें आपकी विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित होती है, उसको वापस भेज सकते हैं। लेकिन यदि उन विधानसभा ने वापस पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया तो फिर राज्यपाल बाध्य हैं कि उस पर उनको हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। लेकिन यदि कुछ विशेष परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित होती हैं जहां पर कि संविधान के कुछ उपबंधों का उल्लंघन हो रहा हो, अगर राज्य विधानसभा ने कुछ ऐसे कानून बना लिए हैं, कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो हमारे देश के संविधान के उपबंधों के विपरीत हो रहे हों, या हमारे नीति निर्देशक तत्वों के विपरीत हो रहे हो, या हमारे जो उस राज्य का जो हाईकोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसके नियमों के विरुद्ध हो रहे हो, या कोई और राष्ट्रीय महत्व का मामला हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकते हैं, राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार से उस विधेयक को वो कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच जो आपकी वित्तीय शक्तियों में क्या डिफरेंस है, दूसरी बात उनकी न्याय शक्ति में क्या डिफरेंस है, और आपकी लास्ट बात जो है वो ये है कि आपकी जो क्षमा करने की शक्तियां होती हैं उसमें आपको ध्यान देना है। राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार की क्षमा करने की शक्ति होती है। एक तो वो पार्डन यानी क्षमा कर सकते हैं, इसके अलावा वो आपके उसको लघुकरण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, लघुकरण का अर्थ है लघु करना नहीं है, रूप बदलना है, प्रकृति बदलना है, सजा की प्रकृति को बदलना है। तीसरी चीज आपका जो है जो विराम है, जिसको अपन कहते हैं रोक देना, लेकिन वो विराम नहीं है, वो उसमें दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। सम्मिलित होने का मतलब उसमें आपकी सजा की अवधि को छोटा भी किया जाएगा, उसकी प्रकृति को बदला भी जाएगा। और प्रविलंबन का मतलब होता है सजा को कुछ समय के लिए रोक देना। और एक और आपकी जो पावर है वो होती है परिहार। परिहार का मतलब होता है उसकी अवधि को कम कर देना। तो इस प्रकार से वीटो पावर क्षमादान की शक्तियां होती हैं, ये राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन राज्यपाल के पास भी वो शक्तियां होती हैं, लेकिन वो मृत्युदंड के मामले में और सैन्य मामलों में इस प्रकार का कोई भी क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, हमारी ये कोशिश रही कि आपकी इन उलझनों को जो आप पढ़ने के दौरान बुक्स जो आप पढ़ते हैं उनमें आ सकती है, जो चाहे 9th क्लास का विद्यार्थी, 10th क्लास का विद्यार्थी हो, 11th 12th क्लास का विद्यार्थी हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, उसको ये उलझने आ सकती हैं और ये परेशान कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल करके पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सेगमेंट शुरू करने की घोषणा कर चुके थे कि 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उन 5 क्वेश्चन को हम लेके आए हैं। हाँ, समय की बहुत कमी है क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी आपसे वो 5 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। और उन 5 क्वेश्चनों के ऑप्शन और आंसर आपको जो है ऑप्शन सुनने हैं ध्यान से, और उनके आंसर फिर आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। इसका ऑप्शन 1 है लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, और ऑप्शन डी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह हमारे देश के संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? इसके आंसर्स हैं
ऑप्शन ए अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 13। ये स्टूडेंट्स तीसरा क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त है तो फिर हमारे देश के राष्ट्रपति के कार्यवहन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका कौन अदा करेगा? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन बी भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन सी राष्ट्रपति में और ऑप्शन डी संसद में। ये स्टूडेंट्स आपका पांचवा और अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है, ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 132, सी अनुच्छेद 143 और डी अनुच्छेद 32। ये स्टूडेंट्स ये 5 क्वेश्चन आपके सामने लाए गए। थोड़ा बोलने में जल्दी की गई क्योंकि वीडियो की अवधि बढ़ती जा रही थी। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों को आप चाहो तो दोबारा वीडियो को चला करके सुन सकते हैं, ऑप्शन को ध्यान से सुन सकते हैं और उनके आंसर दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपको इनके आंसर देने हैं। ये स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहले इनके सही जवाब जो विद्यार्थी देगा उसको इस क्विज का विजेता घोषित किया जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारा ये एक नया प्रयास है, हमें उम्मीद है कि आप इसमें जरूर भाग लेंगे। और डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रयास है कि हम आपकी हर तरह से तैयारी करवाएं। डियर स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्रेस जो आइकन बटन जो आपका जो बेल बटन है उसको जरूर दबाइए जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।